हमारा आज का टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? एक बेसिक डेफिनेशन एनालॉग सिग्नल की: एनी सिग्नल whose amplitude continuously changes with time is known as एनालॉग सिग्नल। किसी भी सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करे तब हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो एक एनालॉग सिग्नल है। और जनरली इस सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक साइन वेव या कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, और ये साइन सिग्नल है। वाई एक्सिस इसकी एम्पलीट्यूड होती है और एक्स एक्सिस पर हम शो करते हैं फेज एंगल। सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू होती है, एनीथिंग आप कुछ भी मान सकते हो। अगर ए वैल्यू है तो ए एम सपोज इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -am। यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं फेज एंगल 0 डिग्री, पाई डिग्री, तो ये 2 पाई, यानी कि 0 पाई 2 पाई रेडियंस। और अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 0 यहाँ 180 है 360, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 यानी पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 270, दैट इज 3 पाई बाई 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एनालॉग सिग्नल की। और अगर इसी सिग्नल को हम कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा कोस सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल। इसकी मैथमेटिकली वैल्यू आप कैसे लिखोगे? सॉरी, A इज इक्वल टू AM साइन ओमेगा टी, जहां A होती है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि किस इंस्टेंट पर इस सिग्नल की क्या वैल्यू है। AM होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये सिग्नल, ये साइन ओमेगा टी फंक्शन शो करता है कि ये सिग्नल वेरी कैसे करेगा, क्योंकि ये साइन ग्राफ है तो ये साइन थीटा के अकॉर्डिंग सिग्नल वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रखूँ 0, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 0, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि यहाँ पर होगी ए की वैल्यू 0, am इंटू साइन 0 0। अगर मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू रखूँ पाई बाई 2 यानी कि 90, तो साइन 90 होता है 1, तो ए की वैल्यू आ गई am के बराबर। इसी तरह 180 पर फिर आ जाएगी 0, 270 पर साइन -1 होता है तो 270 पर आ जाएगी -am, और 360 पर आ जाएगी 0। तो इस तरह से वेरी करता है साइन फंक्शन। कोस थीटा सेम अगेन, अगर मैं कोस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ए क्या होगा? am कोस ओमेगा टी। अब कोस 0 क्योंकि 1 है तो ए की वैल्यू 0 पर ही आ जाएगी am, और 90 पर आ जाएगी कोस 0, कोस 90 0, तो ए की वैल्यू 90 पर आ जाएगी 0। तो यहाँ पर ये है 0, ये है पाई, ये है पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2, और ये है कोस 2 पाई। तो बेसिकली एनालॉग सिग्नल मोस्टली यही रिप्रेजेंटेशन होती है एनालॉग सिग्नल की पढ़ाने के लिए, और यही डेफिनेशन होती है कि कोई भी सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करे, दैट सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। एक डेफिनेशन और है टेक्निकल, जो जनरली मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि कोई भी सिग्नल जिसका टाइम कंटिन्यूअस है और जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। ये टेक्निकल डेफिनेशन है जिससे आपको सामने वाले को समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कि कोई भी सिग्नल जो कंटिन्यूअस टाइम और कंटिन्यूअस वैल्यू के साथ है, दैट सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। टाइम कंटिन्यूअस मतलब, अगर मैं जैसे सिग्नल का एग्जांपल लूं तो 0 से लेकर 2 पाई तक किसी भी टाइम इंस्टेंट पर इसमें टाइम का ब्रेक नहीं है। हर टाइम पर सिग्नल की कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट है। 0 से लेकर 2 पाई तक देखो सिग्नल मेरा क्या है? कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही है और टाइम पर कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल। तो ये डेफिनेशन है एनालॉग सिग्नल की। जरूरी नहीं कि ग्राफ आप यही बनाओ, आप ग्राफ कुछ भी बना सकते हो एनालॉग सिग्नल का। एक एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस पर टाइम है, ये वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड है, तो ये कोई भी सिग्नल है कैसे भी वेरी कर रहा है,
ये भी क्या है, एक तरह का एनालॉग सिग्नल है। ये कोई भी इनपुट क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैंने किसी भी तरह के सेंसर लगा के आउटपुट में लिया तो उसने ये जनरेट कर दिया। अब इसमें भी आप किसी भी टाइम इंस्टेंट तक सपोज करो कि मैं t1 तक वैल्यू देखता हूँ सिग्नल की, तो ये भी क्या है, CTCV सिग्नल है। हर टाइम इंस्टेंट पर आपको सिग्नल की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो ये सिग्नल भी क्या है, मेरा एनालॉग सिग्नल है। तो ये डेफिनेशन है एनालॉग सिग्नल की। अब दूसरा जो आता है वो है मेरा डिजिटल सिग्नल। अब हमारा दूसरा सिग्नल है वो है डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल की डेफिनेशन थी कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। अगर ऐसे ही डेफिनेशन डिजिटल सिग्नल की लिखें तो डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। डिस्क्रीट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट होगी, उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। नॉर्मली ड्रॉ कैसे करते हैं, बहुत आसान, दोबारा वही, इसको हम नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिजिटल सिग्नल। आपको यही देखने को मिलेगी। वाई एक्सिस पर अगेन एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस पर टाइम। याद रखना ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी कोई आप एनालॉग सिग्नल दिखाओगे जिसकी कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, तो एनालॉग सिग्नल में आप हमेशा फेज एंगल दिखाते हो ओमेगा टी, और जब डिजिटल सिग्नल को आप वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करोगे तो ओमेगा टी ना दिखा के यहाँ पर आप टाइम लोगे। ये सपोज करो ये पल्सेस हैं और ये इनका टाइम है t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7, ये पल्स है, इसकी ये विड्थ है, ठीक है। टोटल ऑन टाइम, इसको बोलते हैं पल्स का ऑन टाइम, और इसको बोलते हैं पल्स का ऑफ टाइम। ऑन टाइम और ऑफ टाइम के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए पल्स। तो t2 तक है एक पल्स का टाइम पीरियड। ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है डिजिटल सिग्नल की। आप ये भी कह सकते हो कि डिजिटल सिग्नल, ये भी डिजिटल सिग्नल है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये भी एक डिजिटल सिग्नल है। दोनों ही जस्टिफाई करते हैं डेफिनेशन को। ये यूनिपोलर सिग्नल है, ये बाइपोलर सिग्नल है, इसमें पॉजिटिव पोलैरिटी भी है और इसमें नेगेटिव पोलैरिटी भी है। देखो डिस्क्रीट टाइम का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर सिग्नल की वैल्यू प्रेजेंट है, किसी टाइम इंस्टेंट पर सिग्नल की वैल्यू जीरो है, तो ये एक डेफिनेट वैल्यू है। जीरो से लेकर सपोज मैं कहता हूँ कि ये t1 टाइम है, तो जीरो से लेकर t1 तक एक यूनिक वैल्यू है सिग्नल की। t1 से लेकर t2 तक एक यूनिक वैल्यू है सिग्नल की, t2 से लेकर t3 तक एक यूनिक वैल्यू है सिग्नल की, t3 से लेकर t4 तक एक यूनिक वैल्यू है सिग्नल की। तो टाइम क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, वैल्यू भी क्या हो गई, डिस्क्रीट हो गई। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। एग्जांपल क्या देते हो डिजिटल सिग्नल में, कि जो मेरी बाइनरी सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल है। बाइनरी सिग्नल उसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक जीरो और एक वन। फॉर एग्जांपल यही दो कि यहाँ पर ये क्या है, ये वन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बाइनरी जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, ये वन को रिप्रेजेंट करेगा, ये जीरो को। इसी तरह इसमें प्लस वैल्यू वन को रिप्रेजेंट कर सकती है, जीरो वैल्यू माइनस को रिप्रेजेंट कर सकती है, अगेन प्लस वैल्यू वन को और जीरो वैल्यू माइनस को। तो इसमें आपको टाइम भी डिस्क्रीट मिलेगा और वैल्यू भी डिस्क्रीट मिलेगी। अब जरूरी नहीं कि यही दो सिग्नल है, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है डिजिटल सिग्नल की, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कैसे किया है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कैसे किया है, कैसे कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है सैम्पलिंग, दूसरा स्टेप है क्वांटाइजेशन, और तीसरा स्टेप है एनकोडिंग। इन तीन स्टेप का यूज करके हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। मेरा एनालॉग सिग्नल था
कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल। तो जो पहला स्टेप है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या करता है, इस कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिटेल आगे करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करता है, एनालॉग सिग्नल जो कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल था वो उसको कन्वर्ट करेगा डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल में। हमें आना कहाँ है, डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू पर। क्वांटाइजेशन क्या करती है, इस डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल को कन्वर्ट कर देती है डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल के अंदर। ये प्रोसेस क्या है, क्वांटाइजेशन, जो डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। अब ये मेरे पास डिजिटल सिग्नल आ गया। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी मेरी ये वैल्यूज आई उनको हम सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। यहाँ से जो भी आपके पास नॉर्मली सपोज करो कि डेसिमल वैल्यू आएगी, समझाने के लिए मैं करता हूँ कि मेरे पास ये एनालॉग सिग्नल था, इसमें से जो भी हम वैल्यू लेंगे सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन करके वो मेरे पास डिजिट्स की फॉर्म में आएंगी। सपोज 4 आ गई, 5 आ गई, 2.1 आ गई, एनीथिंग कुछ भी आ गई, 2.7 आ गई। इनको जब हम क्वांटाइजेशन के बाद डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनको हम सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे बिट्स का यूज करके। जैसे 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी नंबर में हम लिखते हैं 100, आगे जाके पढ़ेंगे, और 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 101 से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। तो फिर ये जो बिट्स आपकी आई हैं इनको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, डाटा, और डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ किया कि 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया, सपोज करो ये 5 वोल्ट है, 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया 5 वोल्ट से, 0 को मैंने रिप्रेजेंट किया 0 वोल्ट से, अगेन 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया 5 वोल्ट से। कितने बिट सिस्टम यूज करते हैं वो बात की बात है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, आपके ट्रांसमीटर कैसा है, आपका रिसीवर कैसा है। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और रिकॉर्डिंग काम कैसे करती है। बिल्कुल बेसिक करेंगे, डिटेल ना करके। तो पहला स्टेप है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का, सैम्पलिंग। अब इसके नाम से क्लियर है, बिल्कुल इजी वे में सैम्पलिंग का क्या मतलब है, सैंपल्स ले लो। मेरे पास एनालॉग सिग्नल था, उसमें हर टाइम इंस्टेंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट थी। देखो 0 से लेकर मैं मैक्सिमम वैल्यू तक गया, मैक्सिमम से मैं मिनिमम वैल्यू तक आया। ये सपोज मेरी Vm वैल्यू थी, ये माइनस Vm वैल्यू थी, ये 0 था, ये मेरा ओमेगा टी, और ये मेरी वोल्टेज 0 पाई 2 पाई। तो 0 से लेकर आप फुल साइकिल में कितनी वैल्यू प्रेजेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट है इस एनालॉग सिग्नल में। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 से Vm इनफाइनाइट वैल्यू है, Vm से 0 इनफाइनाइट वैल्यू है, 0 से लेकर माइनस Vm फिर 0 इनफाइनाइट वैल्यूज है। अब मैं चाहूँ तो इन वैल्यूज की एनकोडिंग करके डिजिटल में कन्वर्ट कर लूँ। अब अगर मेरे पास वैल्यू ही डेफिनेट नहीं है तो आपको बिट्स कितनी चाहिएगी, इनफाइनाइट बिट्स चाहिएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एनालॉग सिग्नल्स की सैंपलिंग करते हैं, मतलब इन इनफाइनाइट वैल्यूज में से कुछ सैंपल्स उठा लेते हैं। याद रखना, जितनी भी नेचर में प्रोसेसिंग है, सॉरी इनपुट या आउटपुट है, इनपुट है डिवाइसेस जहां से हम इनपुट लेते हैं, और मोस्टली जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, सारी डिवाइसेस लगभग एनालॉग क्वांटिटी ही इनपुट में देती हैं, और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी मेरी एनालॉग ही समझती हैं। कुछ भी एग्जांपल हो, मैं स्पीकर का एग्जांपल लेता हूँ, माइक और स्पीकर का इजी सा एग्जांपल। इनपुट में क्या है, माइक, मैं बोलता हूँ, माइक मेरी आवाज को क्या करता है, वॉइस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इस तरह का सिग्नल जो जनरेट करेगा माइक, वो क्या होगा, एनालॉग नेचर का होगा।
ठीक है, आप उसको प्रोसेस करते हो डिजिटल डिवाइसेस यूज करके, किसी भी तरह के प्रोसेसर। मोस्टली आपको पता है कि डिजिटल प्रोसेसर अच्छे होते हैं एनालॉग डिवाइसेस के मुकाबले, उनकी प्रोसेसिंग अच्छी होती है, वो क्लियर साउंड जनरेट करते हैं। आपको पता है कि टीवी पे सेट टॉप बॉक्स सारे क्या है, डिजिटल है। क्यों? क्योंकि उनकी आपको पता है कि क्लैरिटी अच्छी है। सेट टॉप बॉक्स डिजिटल होना चाहिए, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए कि डिजिटल डिवाइसेस की क्लैरिटी अच्छी होती है। लेकिन जहां से आपने इनपुट उठाया वो डिवाइस क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है, और लास्ट जहां पे आपने आउटपुट लगाना है, फिर से आपको वो डिजिटल प्रोसेसिंग करने के बाद उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग सिग्नल में। क्यों? क्योंकि स्पीकर्स आपके एनालॉग इनपुट ही समझते हैं। इन बिटवीन आपको क्या करना है, एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना है, डिजिटल में कन्वर्ट करना है, प्रोसेस करना है, डिजिटल को फिर एनालॉग में कन्वर्ट करना है और उसको आउटपुट डिवाइसेस में लगाना है। तो मेरे प्रोसेसर डिजिटल हैं सारे बीच में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एनालॉग सिग्नल लो माइक से, उसको प्रोसेस करने से पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा के डिजिटल में कन्वर्ट करो, प्रोसेस करो, जो भी आपने प्रोसेस करना है, ट्रांसमिट करना है, नॉइस रिमूव करनी है, फिल्टरिंग करनी है, फिर आउटपुट में क्या क्या करोगे, डीएसी लगाओगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और फिर इसको किस में डाल दोगे, स्पीकर में डाल दोगे सारी प्रोसेसिंग करने के बाद। तो आपका माइक ने क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिकल, आपको उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। एनालॉग जनरेट किया था, आपने प्रोसेसिंग कर दी डिजिटल प्रोसेसर लगा के, लास्ट में फिर आपको क्या लगाना पड़ा, क्योंकि स्पीकर में लगाना है तो फिर आपको डीएसी लगाना पड़ा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो प्रोसेसिंग करते हैं डीएसी और एडीसी, ये ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि जो भी इस माइक ने जनरेट किया, मान लो मेरी आवाज है, तो ये जो सुन रहा है ये वही मेरे को सुनाए, स्पीकर वही जनरेट करे जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब बिल्कुल क्लियर वॉइस आनी चाहिए। इसका मतलब जिस भी आवाज को, मान लिया मेरी आवाज है, उसको आप डिजिटल में कन्वर्ट करोगे तो वो डिजिटल सिग्नल मेरे आवाज की सारी प्रॉपर्टीज को इंटैक्ट रखे, ऐसे का ऐसे, ताकि इस प्रोसेस के बाद जब मैं उस आवाज को वापस कन्वर्ट करूं एनालॉग में, तो स्पीकर में बिल्कुल उसी क्लैरिटी की आवाज आए जैसा मैं बोल रहा था। तो इसके लिए यहाँ जो प्रोसेसिंग है वो मेरी आवाज की सारी प्रॉपर्टीज को इंटैक्ट रखे। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं प्रोसेसिंग में? सबसे पहला जो स्टेप है वो है सैम्पलिंग। अब एक एग्जांपल, सैंपल्स उठाने का क्या मतलब है, मेरी आवाज की प्रॉपर्टी सेम रहे इनपुट और आउटपुट में। मैं एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा मार्केट में गेहूं आता है सीजन में, जो मैं बच्चों को नॉर्मली बताता हूँ कि वीट का सीजन है, मंडियों में आप जाते हो ढेरी लगी होती है, हजारों क्विंटल की ढेरियां लगी होती हैं। अगर किसी ने उसको परचेज करना है तो क्या आप एक एक दाने को चेक करके उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हो? मैं 100 क्विंटल की ढेरी लगी है, 1 टन की ढेरी है, क्या एक एक दाने को आप चेक करके उसमें नमी मॉइस्चर कंटेंट को डिफाइन करके प्रोसेस करना आसान है कि हाँ मैं इसको कितने में बाय करूं, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? वहां वो ये टेक्निक यूज करते हैं एग्जामिन करने वाले, सैम्पलिंग। वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ मुट्ठी में उठा उठा के कणक देखते रहते हैं। यहाँ से उठा ली थोड़ी सी, देख ली आप अच्छा सूखी है, फिर यहाँ से उठा ली यहाँ नमी है, यहाँ से उठा ली, फिर थोड़ी यहाँ से चक्कर काट के घूम के वो सैंपल्स देख लेते हैं। अब इन्होंने जितने भी सैंपल्स चेक किए उनसे वो आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये जो गेहूं का ढेर था इसकी प्रॉपर्टी कैसी है। अब ये चीज आपको क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है कि वो जितने ज्यादा सैंपल्स चेक करेंगे, उठा उठा के देखेंगे, उतने अच्छे से वो उस गेहूं के ढेर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकेंगे खरीदने में। और जितने कम सैंपल्स उठाएंगे वो उतना कम चांस होगा कि उसकी प्रॉपर्टी को बता सकें। मतलब इस गेहूं में गेहूं का नेचर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, कौन डिफाइन कर रहा है? जितने ज्यादा सैंपल्स इसने लिए। सेम टेक्निक यहाँ लगा दो। एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इतने
इतनी सारी वैल्यूज को सिंबल्स देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं वही टेक्निक यहाँ यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस एनालॉग सिग्नल्स में से कुछ स्पेसिफिक इंटरवल पर कुछ सैंपल्स उठा लेता हूँ। सपोज मैंने इन टाइम इंटरवल पर ये सैंपल्स उठा लिए, इसको बोलते हैं सैंपलिंग करना। अब जब मैं ये सैंपल्स उठा लूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, इनिशियली मेरे पास क्या था, इनिशियली मेरे पास ये पूरी वेव थी, लेकिन अब सैंपलिंग के बाद मेरे पास ये वेव नहीं है, मेरे पास क्या है, ये पॉइंट्स है, और इन पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो है, ये वैल्यूज है। अभी आप ये मिसिंग है वैल्यूज, अब आपको इनका नहीं पता कि इन पॉइंट्स पर इन टाइम इंटरवल पर क्या वैल्यू है। अब आपके पास बचा क्या, ये सैंपल्स बच गए। ये थी आपकी, अभी आपने सैंपलिंग कर दी। अब ये क्लियर है कि रिसीवर साइड पर प्रोसेसिंग के बाद रिसीवर क्या करेगा, इन्हीं सैंपल से वेवफॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो क्या करती हैं, उस तरह के फिल्टर्स यूज करती हैं। वो क्या करती है, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि हमें पता है कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ पर मेरा पाई था, यहाँ पर मेरा 2 पाई था, और बीच का कोई भी मेरे पास वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो मेरा जो वहां लो पास फिल्टर या जो भी फिल्टर होंगे वो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या, इसको इसके टॉप से मिला दिया, इसके टॉप से मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, फिर इसको टॉप से मिला दिया, इसको टॉप से मिला दिया, यहाँ मिला दिया। तो देखो वही रिप्रेजेंट हो गया आउटपुट में जो मैंने इनपुट से सैंपल उठाए थे। अब ये सैंपल्स कितने हों, दिमाग में आ गया कि जितने क्लोज ये सैंपल्स होंगे उतने अच्छे से एनालॉग सिग्नल को मैं रिसीवर साइड पर जनरेट कर सकूंगा, और जितने दूर दूर ये सैंपल्स होंगे मेरी डिवाइसेस को टॉप को जोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि मैं यहाँ से, ये मेरा एनालॉग सिग्नल था और मैं 4 ही सैंपल उठाता, 2 ये उठा लेता, 2 ये उठा लेता, तो मेरे पास बचता क्या, एक ये वैल्यू बच गई, एक मेरे पास ये हो गया, एक ये बच गया, और एक मेरे पास ये है। अब कितना कितना पॉसिबिलिटी है कि मैं इन टॉप को बहुत अच्छे से जोड़ के वही वही जनरेट कर सकूं जो मैंने इनपुट में लगाया था। एज कंपेयर टू दिस, यहाँ आपको आउटपुट में क्लैरिटी कम मिलेगी, मतलब इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल डिफर करेगा। और यही मैं अगर सैंपल्स को इसको डबल कर देता, मैं ये इतने सैंपल ना उठा के इन सैंपल्स की वैल्यू को डबल कर देता, तो अब आउटपुट में इनको जोड़ के वापस एनालॉग सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करना पहले के मुकाबले आसान हो जाता, क्लैरिटी अच्छी आती। तो मतलब जितने ज्यादा सैंपल्स उतनी रिकंस्ट्रक्ट करना इजी रहेगा आउटपुट साइड पर जब हम वापस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। ये जो सैंपल्स लेके डिस्क्रीट कंटीन्यूअस टाइम कंटीन्यूअस वैल्यू सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम कंटीन्यूअस वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। और कम्युनिकेशन में सैम्पलिंग की जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरम, जो कहती है कि कोई भी बैंड लिमिटेड सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मैक्सिमम एफएम हर्ट्ज है, उसको आप अगर सैम्पलिंग रेट 2 FM से ज़्यादा या बराबर रखो तो उसको रिसीवर साइड पर रिकंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। इससे कम अगर आपने सैम्पलिंग रेट रखा तो आप रिसीवर साइड पर सारी की सारी प्रॉपर्टीज को वापस जनरेट नहीं कर सकते जिस एनालॉग सिग्नल को आपने सैम्पलिंग करके रिसीवर तक आप लेके गए हो। ये सैम्पलिंग रेट की डेफिनेशन है कि सैम्पलिंग रेट मतलब अगर मेरे पास 4 हर्ट्ज का सिग्नल 40 हर्ट्ज का सिग्नल सपोज करो, तो आप क्या करोगे, 80 सैंपल्स उठाओगे पर साइकिल, तभी आप उस सिग्नल की सारी प्रॉपर्टीज को इंटैक्ट रख सकते हो। एक साइकिल्स में से आप कितने सैंपल लोगे, 80 सैंपल लोगे,
ताकि आप उसको ट्रांसमिट पर कन्वर्ट करके डिजिटल में वापस डिजिटल को रिसीवर साइड पर रिसीव करो, तो आपकी अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो सके। इसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट है दैट इज इक्वल टू 2fm। इसको बोलते हैं, जरूरत नहीं है पढ़ने की, वैसे बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं न्यूक्विस्ट रेट। जो मेरा यहाँ सिलेबस है, मैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने टीच करूँगा, उसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट है, जितने आपको सैंपल्स लेने ही पड़ेंगे अगर आप किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके रिसीवर साइड पर वापस उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो, इस रेट को हम बोलते हैं न्यूक्विस्ट रेट। और ये जो क्राइटेरिया ये कहलाता है न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया। तो आपको इतने सैंपल्स लेने ही पड़ेंगे। अब देखो, जब मैंने इसके सैंपल्स दिए तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये पॉइंट्स बच गए जिस जिस टाइम पर मैंने सैंपल्स लिए हैं, ठीक है। ये अब मेरे पास ये लाइन नहीं है कंटिन्यूअस वाली, अब मेरे पास ये सैंपल्स बच गए। तो ये था मेरा कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल। अब ये क्या हो गया, ये देखो ये हो गया डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल। क्यों, टाइम मेरा डिस्क्रीट हो गया। देखो यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है। क्या इन दोनों टाइम के बीच में कोई वैल्यू प्रेजेंट है? नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जी यहाँ वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 नहीं है। वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, लेकिन वैल्यू तो प्रेजेंट थी। अगर 0 से लेकर मैं यहाँ तक गया तो दैट मींस कि इसके बीच में कोई वैल्यू प्रेजेंट है। फिर इस टाइम और इस टाइम के बीच में क्या है, कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, अनडिफाइंड है। अब देखो टाइम टाइम के क्या हो गए, डिविजन्स हो गई। यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है, इन पॉइंट्स पर वैल्यू प्रेजेंट है। तो मैंने कंटिन्यूअस टाइम को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन दूसरा, वैल्यू अभी भी कंटिन्यूअस है। क्यों है, देखो ये वैल्यू प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट। ये मैंने कितने सैंपल्स लिए, सपोज करो हाफ साइकिल में मैंने ये 8 सैंपल लिए। अगर 8 की बजाय मैं यहाँ 80 सैंपल्स लेता तो 80 सैंपल्स की कुछ भी 80 वैल्यू हो सकती थी। वो वैल्यू आपकी 0.6125 और 0.7163, 0.9876 कुछ भी हो सकती है। तो वैल्यू अभी ब्रेक नहीं हुई, वैल्यू अभी भी क्या है, कंटिन्यूअस ही है। मैंने क्या किया, सिर्फ टाइम ब्रेक कर दिया। 80 की बजाय अगर मैं 8000 सैंपल्स ले लेता तो ये वैल्यू और पास पास आ जाती। तो सैंपलिंग ने सिर्फ क्या किया, कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा सेकंड प्रोसेस है सैंपलिंग के बाद क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का क्या काम है, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट करना। सेकंड स्टेप, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब हमने सैंपल्स लिए तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, सपोज इस तरह से वैल्यूज आ गई एनालॉग सिग्नल की। ये हमें इस तरह से वैल्यू मिल गई थी, कुछ भी रैंडमली। ये सिग्नल क्या था, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल था। मैंने जैसे आपको बताया कि ये सैंपल्स मैंने थोड़े लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, सैंपल्स मैं हजारों में ले सकता हूँ। तो वैल्यू आपकी किस में आएंगी, हो सकता है कोई वैल्यू 0.57 हो। मैं कहता हूँ कि सिग्नल की एनालॉग सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू थी 5 वोल्ट, चलो थोड़ा बड़ा करते हैं 15 वोल्ट, और मिनिमम वैल्यू थी -15 वोल्ट। ठीक है, तो इस रेंज में मेरे पास कोई भी वैल्यू थी। ठीक है, तो 0 से लेकर 15 तक मेरे पास कोई भी वैल्यूज है, नेगेटिव की बात नहीं करते। एक स्टेप और था पहले कि मैं ये मान लेता हूँ कि सैंपलिंग करने से पहले मैंने क्या किया, सारे के सारे सिग्नल को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया था। एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं क्लैंपर। क्लैंपर क्या करते हैं, डीसी लेवल शिफ्ट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल्स का। तो मैंने क्लैंपिंग करके क्या किया, 15 वोल्ट शिफ्ट कर दिया। तो ये जो मेरा -15 वाला लेवल था ये मेरा 0 पे आ गया। तो ये सारा सिग्नल मेरा क्या चला गया, ऊपर चला गया, यानी कि 0 से लेकर 30 तक सिग्नल हो गया, बजाय कि 15 और -15। ये इसलिए करते हैं क्योंकि बाइपोलर सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना मुश्किल है, बजाय कि यूनिपोलर सिग्नल की।
ताकि आपको नेगेटिव को रिप्रेजेंट ना करना पड़े। उसके बाद मैंने सैम्पलिंग कर ली, मान लिया मैंने इसकी सैम्पलिंग कर ली है, सपोज करो मैंने इसकी सैम्पलिंग की थी, एक साइकिल में से मैंने इसके सैंपल्स लिए थे। अब जो भी मैंने सैंपल्स दिए, सपोज करो 0 से लेके 15 तक है, अब इनमें क्योंकि वैल्यू कंटिन्यूअस है तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। किसी सैंपल की वैल्यू 0.57 भी हो सकती है, किसी की वैल्यू 0.87 भी हो सकती है, किसी की 1.6 हो सकती है, किसी की 1.8 हो सकती है, किसी की 2.1 होगी, किसी की 2.3 होगी। इस तरह से 15 तक आपको बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने सैंपल्स लिए। 80 सैंपल्स लिए तो आपके पास 80 वैल्यू होगी, 40 सैंपल्स लिए तो आपके पास 40 वैल्यू होगी। तो वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है। अब एक तरीका क्या है कि इन सारी वैल्यूज को सिंबल्स दे दो, लेकिन फिर क्या होगा, डिजिट्स जो भी आप सिंबल्स लोगे, आपको 80 वैल्यू को सिंबल्स देने हैं, तो सिंबल्स क्या होंगे, बहुत सारे सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे आपको। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिस्क्रीट कर लेते हैं। वैल्यू को डिस्क्रीट करने का क्या मतलब है कि हमने क्या किया, जो मेरी मिनिमम वैल्यू थी सिग्नल की सपोज 0, और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी सपोज 15, इसकी मैंने स्पैन बना ली। स्पैन क्या बनाई, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल कि मैं बोलता हूं कि 0 से लेकर, मैंने जितने भी सैंपल्स लिए, 0 से लेकर 2 वोल्ट तक जितनी भी सैंपल्स की वैल्यू आएगी, उन सबको मैं किसी भी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। मान लिया मैं कहता हूं कि मैं उसको 1 से रिप्रेजेंट करूंगा। 2 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक, ये कुछ भी रैंडमली मैं वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 0 से लेकर 4 तक जितने भी सैंपल्स इस रेंज में आएंगे, उनको मैं 2 से रिप्रेजेंट करूंगा। 4 से लेकर 6 वोल्ट तक जितने भी सैंपल्स आएंगे, उनको मैं 3 से रिप्रेजेंट करूंगा। ये भी आर्बिट्रेरी स्पैन है, ये भी आर्बिट्रेरी है। ये डिपेंड करता है मेरा सिस्टम कैसा है, ट्रांसमीटर कैसे डिजाइन है, मेरे रिसीवर कैसे डिजाइन है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, क्वांटाइजेशन कैसे करें। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से है। रैंडमली कुछ भी मानना है, ये भी मैंने रैंडम लिया है, कुछ भी, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, इसको 0 भी मान सकते हो, इसको 1 भी कर सकते हो, इसको 2 भी कर सकते हो, इसको 2 भी कर सकते हो, इसको 4 भी, 6 भी। ये सिर्फ रैंडम है, सिर्फ समझाने के लिए है कि 6 से लेकर 8 वोल्ट तक जितने भी आएंगे, उनको मैं 4 से रिप्रेजेंट करूंगा। अब इससे होगा क्या, सपोज करो ये देखो, ये सारी रेंज 0.57 से लेकर 1.8 तक, ये पहले 4 सिंबल्स मांग रहे थे, ये वैल्यूज। अब इन सबको आप एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे, 1 से। 2.1 से लेकर 3.9 तक या 4 तक जितने भी आएंगे, उनको आप एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे, 2 से। इस रेंज में जितने भी आएंगे, उनको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, 3 से। तो आपने क्या किया, ये जो कंटिन्यूअस वैल्यू थी, आपने इनको भी डिस्क्रीट कर दिया, इनको भी स्पेसिफिक कर दिया कि 0 से 2 की सारी कंटिन्यूअस वैल्यू एक डिस्क्रीट वैल्यू कहलाएगी, 1 रिप्रेजेंट होगी 1। 2 से 4 एक डिस्क्रीट वैल्यू कहलाएगी, 2। 4 से 6 सारी रेंज की जितने भी सैंपल्स उस रेंज की वैल्यू के थे, वो सारी एक डिस्क्रीट वैल्यू से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, 3 से। अब मन में एक सवाल जो आना है कि मेरा कोई भी एनालॉग सिग्नल था, उसकी शेप ऐसी थी कि मैंने वहां से ये सैंपल्स उठाए थे, उसकी प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू थी 0.57, मैंने उसको भी 1 कर दिया। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू थी, सैंपल था 0.87, उसको भी मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने 1.6 को भी 1 मान लिया, मैंने 1.8 को भी 1 मान लिया। ये तो सिग्नल में एरर आएगा, क्या रिसीवर वही जनरेट कर पाएगा जो प्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि मैं तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 से। हाँ आएगा, एरर आएगा। तो क्वांटाइजेशन जो प्रोसेस है, वो क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्पैन उसमें एरर प्रोड्यूस करते हैं, और उन एरर को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर या नॉइस। क्वांटाइजेशन नॉइस या क्वांटाइजेशन एरर। अब दिमाग में एक चीज और आती है कि अगर ये स्पैन को मैं कम कर दूं, मैं ये रेंज 0 से 2 ना लेके 0 से 1 ले लेता, और 0 से 1 की वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करता, 1 से 2 को 2 रिप्रेजेंट करता, 1 से 3 को 3 रिप्रेजेंट करता, तो ये एरर कम हो जाते। क्यों, क्योंकि फिर ये दो वैल्यू 1 कहलाती, ये दो वैल्यू
2 कहलाती है। लेकिन उसका नुकसान क्या होता कि आपके नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ जाते। अब इसमें आपको 8 स्पैन लेने पड़ेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 8 to 10, 10 to 12, 14 और 15। तो आपको 8 सिंबल्स चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसमें आपको कितने चाहिए, अगर 0 से 1, 1 से 2 लोगे तो आपके पास 15 स्पैन्स बनेंगे। तो आपके नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ जाएंगे, मतलब डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए आपकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो आप क्वांटाइजेशन कैसे करते हो, ये आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो डिवाइस है सिग्नल को कन्वर्ट करने की इनपुट साइड में एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और रिसीवर साइड में डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स वो कितने परफेक्ट हैं सिग्नल को कन्वर्ट करके उसको वापस रीजनरेट करने में। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये यूज कर सकते हो, अगर उनकी परफॉर्मेंस वीक है तो आपको स्पैन कम करने पड़ेंगे ताकि ये कम एरर प्रोड्यूस करें और एग्जैक्ट वही वॉइस रिसीवर साइड पर जनरेट हो जिसको आपने इनपुट साइड में डिजिटल में कन्वर्ट किया था। तो ये है मेरा सेकंड स्टेप, क्वांटाइजेशन, जिसने डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस वैल्यू सिग्नल को डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब जो फाइनल स्टेप है वो है एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या काम है, सिंबल्स प्रोवाइड करना जितने भी आपने सैंपल्स लिए हैं, बिल्कुल ब्रीफ में बता रहे हैं क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या काम है कि सपोज मैंने जो वैल्यूज ली थी, मैंने कहा कि 1 से रिप्रेजेंट कर दिया क्वांटाइजेशन के बाद, 2 से 3 से 4 से अप टू 7 तक मैंने कोई भी सिंबल्स ले लिए। तो इनको हम क्या करते हैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बाइनरी सिंबल से रिप्रेजेंट करना है इनको, एक एग्जांपल है सिंपल कि मैंने बाइनरी सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैंने 3 बिट सिस्टम यूज किया है, एक एनकोडिंग के आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 3 बिट सिस्टम यूज किया है। तो जीरो या क्या आएगा कि जीरो को कैसे लिखेंगे हम 001 लिख देंगे, 2 को कैसे लिखेंगे 010 लिख देंगे, 3 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में 0114, 4 को कैसे लिखेंगे 100, इस तरह से 5 को 1017, 7 को जो भी लिखना है, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके क्वांटाइजेशन के बाद जो भी एनकोडिंग टेक्निक्स हैं वो काफ़ी तरह की होती हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर लास्ट स्टेप हमारा होता है, ये हमारा क्या है डाटा, ये क्या है डाटा है, ये ट्रैवल नहीं करेगा, ट्रांसमिट या रिसीव नहीं होगा। ट्रांसमिट या रिसीव क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिल्कुल ब्रीफ में इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, इस डाटा को सिग्नल में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करते हैं 0 और 1 के लिए कुछ भी वोल्टेज लेवल डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिंबल 0 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 वोल्ट से और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 5 वोल्ट से। तो मैं इनके सिंबल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना लेता हूँ, कोई भी पल्स बना लेता हूँ कि एक ड्यूरेशन है, पहले 0 ट्रांसमिट करना था तो कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए मैंने सिग्नल को रखा 0, फिर 0 ट्रांसमिट करना है तो मैंने फिर सिग्नल को वैल्यू को क्या रखा 0 वोल्ट, फिर 1 ट्रांसमिट करना है तो मैंने सिग्नल को क्या कर दिया 5 वोल्ट। तो ये मेरा क्या ट्रांसमिट हुआ 0 0 1। फिर क्या ट्रांसमिट करना है सपोज 0, तो मैंने फिर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए 0 वोल्ट रखा सिग्नल, फिर मैंने क्या रखा 5 वोल्ट, और फिर मैंने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए क्या रखा 0, तो क्या ट्रांसमिट हो गया 0 1 0। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया डिजिटल सिग्नल, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि ये डिजिटल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आ गया मेरा 2 सिंबल्स वाला डिजिटल सिग्नल, जिसमें एक सिंबल है 0, दूसरा सिंबल है 1, ठीक है। जरूरी नहीं, डिजिटल सिग्नल बहुत तरह के हो सकते हैं कि आपने किस तरह की एनकोडिंग टेक्निक यूज की है। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती हैं, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती हैं, इसमें 2 से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती हैं।
कि 3 बिट सिस्टम में मैं बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 0 और 1 का यूज नहीं करूं, मैं 0, 1 और -1 का भी यूज कर लूं, तो आपको नेगेटिव वैल्यू भी दिख जाएंगी। जैसे ये बाइनरी नंबर है, इसको हम बोलते हैं टर्नरी नंबर। बाइनरी का मतलब 2 बिट्स का यूज करोगे, बाई मतलब 2, NARY मतलब डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट्स से मिलकर बनने वाला डिजिटल सिग्नल बाइनरी, और टर्नरी मतलब 3 से मिलकर बनने वाला सिग्नल टर्नरी कहलाता है। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन आपकी एनकोडिंग टेक्निक, क्वांटाइजेशन टेक्निक, आपकी किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है डिजिटल सिग्नल्स की।